नमस्कार। विद्या भारती मध्य क्षेत्र आईसीटी केंद्र भोपाल में आप सभी का स्वागत है। परिचर्चा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रकाश सी वर्तुनिया, जिनका निवास स्थान भोपाल है और जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश है। इन्होंने एमए पीएचडी किया हुआ है। ये पूर्व कुलाधिपति हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के। साथ ही साथ पूर्व सदस्य हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासकीय पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति के। इसके साथ साथ अध्यक्ष हैं एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु गठित नेशनल फोकस ग्रुप फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। साथ ही साथ सदस्य हैं विद्वत परिषद एकेडमी काउंसिल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के। साथ ही साथ भाई साहब कई सारे पुरस्कार और सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं जो उन्हें दिए गए हैं भारत सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मानों एवं पुरस्कारों के चयन हेतु गठित ज्यूरी के सदस्य रहे। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं संवाद में भी सहभागिता की। भाई साहब की कई सारी विदेश यात्राएं की हुई हैं, जिनमें से मॉरिशस अगस्त 1996 में मॉरिशस में आयोजित भारतवंशियों के विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही साथ लंदन में 14 सितंबर 1999 को आयोजित छठवें विश्व हिंदी सम्मेलन में पर्चा प्रस्तुत किया हुआ था। भारत नेपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रण पर भाग लिया हुआ था। भाई साहब के ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इस आईसीटी केंद्र भोपाल में भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग परिचर्चा के सीरीज में भाई साहब से करियर काउंसिल के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों को कैसे अपना करियर चूज करना चाहिए और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एमपीपीएससी और यूपीएससी को क्रैक करने के लिए हम कैसे अपना गोल अचीव कर पाएँ, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि विद्यार्थी जैसे हम 12th पास आउट होते हैं तो विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न होता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए और कैसे हमें अपना करियर चूज करना चाहिए। धन्यवाद। बड़ा सुंदर प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों के समक्ष ये एक समस्या रहती है, समस्या या एक अनिवार्यता रहती है। तो इसमें मुझे लगता है कि जिनमें उनकी अधिक रुचि हो, विद्यार्थी की जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि हो, उसे वही क्षेत्र चुनना चाहिए। उससे वो उस दिशा में बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है। तो क्षेत्र चुनने के पहले अपने को अपनी रुचि और तैयारी और ये सब चीज़ें देखना चाहिए। उसके बाद क्षेत्र चुनेंगे तो कोई उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। यानी कि हमें अगर विद्यार्थी को अपना करियर चूज़ करना है तो उसे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना होगा। लेकिन भाई साहब कई बार ये समस्या आती है कि हमारे इंटरेस्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उसे अचीव नहीं कर पाते। जैसे सपोज साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसे हिस्ट्री पढ़ने में समस्याएं आ रही हैं, या हिस्ट्री का स्टूडेंट है उसे साइंस बैकग्राउंड के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो उसे अपनी कौन कौन सी क्षमताओं और को ध्यान में रखना चाहिए जिससे वो अपना करियर में सफल हो सके। 12वीं की बात का जहाँ तक प्रश्न है, तो 12वीं के बाद जो एडमिशन होता है वो जो उनका प्रतिशत होता है, जो उनका रिजल्ट होता है, और कई बार जो संस्थाएं प्रवेश की संस्थाएं हैं वो अपना खुद का स्वयं का एडमिशन भी लेती है। आजकल तो कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट होते, CUET बोलते हैं उसको, उसमें जो स्कोर होता है उस स्कोर के अनुसार वो अपना विषय और अपनी रुचि का विषय जो भी उनका स्कोर है वो उसके अनुसार उसमें चूज कर सकते हैं, उसमें वो ले सकते हैं।
बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि हमें अपना अगर करियर में आगे बढ़ना है तो हम अपना कोई एंट्रेंस टेस्ट दें, और अगर उसके क्वालिफाइंग मार्क्स अच्छे हैं तो हम अपना करियर उस लाइन में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई साहब कि हम विद्यार्थी जो है अपना वो स्ट्रेस, अपना जो स्ट्रगल है वो उसको बहुत ज़्यादा उसमें ओवरकम कैसे करें, इस बात को कैसे उसको कम किया जा सकता है? संघर्ष को जो मैनेज करने का तरीका है वो मेहनत है। आप अपने जो अध्ययन के घंटे हैं उनको बढ़ाएं। विद्यार्थियों को सबसे अधिक जो ध्यान देना है वो अपना अध्ययन के घंटे घंटे जो है उनको बढ़ाना चाहिए और व्यवस्थित रूप से उनको अपना अध्ययन चलाना चाहिए। उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे संघर्ष अध्ययन के माध्यम से ही दूर किए जा सकते हैं। विद्यार्थी के अध्ययन के दौरान जो पढ़ते हैं उस दौरान उनको अपना जो अध्ययन है वो बढ़ा के ही सब कुछ उनको वो उपलब्ध वो हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए चयन के लिए सबसे अच्छे कॉलेज या विश्वविद्यालय का हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, और इसकी प्रवेश प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है? जहाँ तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में प्रवेश का सवाल है, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आजकल CUET के माध्यम से भी प्रवेश होते हैं। दूसरा ये है कि जो नेक की रेटिंग होती है, उनकी जो ग्रेडिंग होती है, उससे भी बच्चों को पता चल जाता है कि इनका A+ रेटिंग है, इनका A++ रेटिंग है। तो महाविद्यालय का भी होता है नेक की रेटिंग। तो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों की जो जो इसके जो मूल्यांकन होता है नेक का, उसके माध्यम से उनको उसका, और फिर खाली नेक की रेटिंग ही बात नहीं है, उनका जो स्कोर है, जो ये लिखित परीक्षाओं में CUIT में इनमें जो वो हासिल करते हैं उनसे, और नेक की रेटिंग, इनको देख के और इस तरीके से वो अच्छी संस्थाओं में, अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते विद्यार्थियों में कौन कौन से कौशल और योग्यताएं अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है ताकि वे अपने करियर में सफल हो सकें? हैं। जहाँ तक कौशल और योग्यता का प्रश्न है, तो विद्यार्थियों के विषय में मैं यही कहूँगा कि उन्हें अपना ध्यान सिर्फ अध्ययन पर ही केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो अध्ययन ही है। अब ये है कि उसमें नोटिंग, अच्छी पुस्तकें और अच्छे लेखकों की पुस्तकें, विस्तृत पुस्तकें, कई बार क्या होता है बच्चे शॉर्टकट के लिए कुछ गेस पेपर या छोटी छोटी पुस्तकें का उपयोग करते हैं, लेकिन वो पुस्तकें बहुत अधिक काम की नहीं होती है, क्योंकि अच्छे जो प्रतिशत है वो अच्छी पुस्तकों से, अच्छे लेखकों की पुस्तकों से और अच्छे जो नोट्स होते हैं उनके माध्यम से ही वो उच्च स्तर के अंक प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब बहुत ही अच्छी जानकारी दी जी कि हमें अपना विद्यार्थी को अपना करियर कैसे सिलेक्ट करना है और अपनी क्षमताओं को कैसे कैसे ध्यान रखना है। लेकिन कई बार ये समस्या आती है कि हमने करियर चूज़ कर लिया, अब हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। हम अपनी बीच में जो हमारा स्ट्रगल है और कंसिस्टेंसी, इसके बीच में कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हम क्विट कर दें क्या अपना, या हम दूसरी लाइन चूज़ करें। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जहाँ तक मेरा विचार है कि धैर्य, जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो विश्वविद्यालयीन परीक्षा हो या चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षा में तो पूरी तरह धैर्य रखना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत कम पद होते हैं और संख्या बहुत होती है। तो उसमें अगर असफल होते हैं तो उसमें कुछ परेशानी की बात नहीं होती है, क्योंकि असफल होने वाले ही बच्चे, जो विद्यार्थी, वो आगे सफल होते हैं अगर उन्होंने धैर्य रखा। और जो अपना परिणाम आता है उस परिणाम के अनुसार वो अपने अध्ययन के घंटे बढ़ा सकते हैं और पुस्तकें अच्छी खरीद सकते हैं, नोट्स अच्छे हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिख लिख के भी वो देख सकते हैं। लिख के प्रश्न के उत्तर लिख के याद करने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। एक तो रिपीटिशन हो जाता है, और फिर वो जो परीक्षा के सम्मुख जो लिखित में परेशानी आती है वो उनसे पहले ही वो उनसे सामना कर लेता है। तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें
आसान हो जाती है। तो कैरियर के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति किन्हीं कारणों से असफल हो जाता है या उसके अपेक्षानुकूल उनका प्रतिशत प्राप्त नहीं होता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। उनको उसका अपना मूल्यांकन करके और उनको अपने अध्ययन के घंटे बढ़ाकर और अच्छी पुस्तकें और धैर्य रखकर और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अन्य जो सफल छात्र है उनसे उन्हें संपर्क करना चाहिए कि उनके समक्ष अगर ऐसी समस्या आई तो उन्होंने क्या किया था, तो उनसे जो मार्गदर्शन है वो बहुत काम का होता है। तो अन्य जो सफल छात्र है उनसे संपर्क करना चाहिए, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो या दोस्त हो, तो उनसे उनको बहुत सारा मार्गदर्शन मिल। बहुत ही बढ़िया बात बताई भाई साहब ने कि अगर हमें सफल होना है तो एक तो क्या ध्यान रखना है कि धैर्य बनाए रखना है। यानी कि आपको ये नहीं सोचना कि आज का रिजल्ट हमें आज ही मिले, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको अपने गोल को अचीव कर पाएँ। साथ ही साथ आपको अपने कनेक्शंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रखना है, जो आपको करियर में आगे बढ़ा सके। आपको इन लोगों से ही ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस रखने की ज़रूरत हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, फैमिली मेम्बर हों या फिर आपके दोस्त हों। परिचर्चा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब से एक और प्रश्न है विद्यार्थी के लिए। कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए अपना समय प्रबंधन के कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इस पर बताइएगा। समय प्रबंधन किसी भी परीक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय प्रबंधन का अर्थ है समय बचाना। और समय यदि आपका अन्य बातों में, उन बातों में समय बचाकर आपको अध्ययन में लगाना है, जैसे पुस्तकें व्यवस्थित जगह और निश्चित स्थान पर रखना, आपके नोट्स हैं वो व्यवस्थित और निश्चित स्थान पर रखना, आपके जो अध्ययन के घंटे हैं उनको व्यवस्थित करना, आपके जो अन्य कार्य उनको व्यवस्थित करना, उनको उनका समय बचाने की कोशिश करना। यदि आप सफ़र में जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, रेल यात्रा में जा रहे हैं, बस यात्रा में जा रहे हैं, कार यात्रा में जा रहे हैं, तो पुस्तकें साथ में रखना। जब भी आपको अवसर मिले तो वो समय का, खाली समय का लाभ ले लेना। तो इस तरीके से समय बचाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने जो नित्य जीवन है उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अन्य जो चीज़ें हैं परीक्षा के समय दूसरी बातों को सीमित कर देना चाहिए, चाहे वो दोस्तों के साथ सिनेमा जाना हो, चाहे वो खेल हो, चाहे और भी कुछ गतिविधियाँ हों, उनको थोड़ा सीमित करके और एक एकाग्रता के साथ कोई भी परीक्षा हो उसमें समय बचा के एकाग्रता के साथ उन परीक्षाओं को हमें उसमें देना चाहिए, उससे फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया था कि भाई साहब एमपीपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, तो भाई साहब के द्वारा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल द्वारा लोक सेवा परीक्षा की एक ये बुक पब्लिश हुई है, जो डॉक्टर प्रकाश सी वर्तुनिया जी ने लिखी हुई है। इसकी सेलिंग भी बहुत अच्छी है। आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहें तो आपके करियर में ये नई दिशा देगी। भाई साहब एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं और उनके महत्व क्या क्या हैं? कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की जो संस्था है, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग है, ये अपना एक वार्षिक कैलेंडर घोषित करते हैं और प्रकाशित करते हैं। उसमें प्रारंभिक प्रीलिम्स परीक्षा, उसमें मुख्य मेंस परीक्षा और उनमें साक्षात्कार, उनकी समय सारणी होती है, उनकी दिनांक होते हैं। तो वो इसलिए भी होते हैं कि आप उनको ध्यान में रख के अपना जो अध्ययन है उसको व्यवस्थित कर लें और उसके साथ अपनी तैयारियां उस अनुसार करें। आपकी तैयारी कितनी है, उनको और कितना बढ़ाना है। तो ये जो जो वार्षिक कैलेंडर होते हैं लगभग सभी जो लोक सेवा आयोग है और अन्य संस्थाएं वो उनको जारी करती है। इसमें कभी कभी ये होता है कि कुछ न्यायालयीन प्रकरणों या अन्य कारणों से कभी कभी उनका वार्षिक जो कैलेंडर है वो समय पर पूरा नहीं हो पाता, वो समय सारणी के अनुसार नहीं चल पाता। लेकिन वो कभी कभी होता है, हर साल नहीं होता है। सामान्यतः सभी जो लोक सेवा आयोग है, चाहे वो केंद्रीय ये संघ का लोक सेवा आयोग हो दिल्ली का या मध्य प्रदेश का हो या अन्य राज्यों का हो,
वो अपना वार्षिक कैलेंडर घोषित करते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है वार्षिक कैलेंडर। उसी के अनुसार विद्यार्थी को या उम्मीदवार को अपनी तैयारी करना चाहिए। एमपीपीएससी परीक्षा के लिए सबसे अच्छी पुस्तकें और स्टडी मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? एमपीपीएससी परीक्षा हो या संघ की जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, इनके लिए जैसा मैंने बताया कि आजकल सभी दूर पुस्तकें उपलब्ध हैं। अच्छे लेखकों की जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस भी विज्ञापन के साथ घोषित करती है सभी आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो। उस जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके अनुसार पुस्तकों को खरीदना, नोट्स को खरीदना, कोचिंग संस्थाओं में भी कभी कभी अच्छे नोट्स और ये सब जारी किए जाते हैं, और भी बहुत सारी एजेंसी ऑनलाइन भी नोट्स मिलते हैं। तो ऐसे जो परीक्षा उपयोगी नोट्स हैं, ऐसी जो परीक्षा उपयोगी पुस्तकें हैं जो बहुत अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, अच्छे लेखकों के द्वारा लिखी गई है, ऐसी पुस्तकों को एकत्रित करके अगर अध्ययन करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। भाई साहब, लोक सेवा आयोग परीक्षा में साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी बैठते हैं और आर्ट बैकग्राउंड के। तो साइंस बैकग्राउंड को ज़्यादातर ये समस्या आती है कि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सारे पोर्शंस को कैसे कवर करे ताकि वो भी आर्ट्स वाले बच्चों के साथ अपना कंपटीशन को आगे बढ़ा सके। तो उनके लिए आप क्या बताना तो चाहेंगे? ये समस्या आर्ट्स वालों के लिए भी साइंस के विषय को लेकर आती है। तो अभी सामान्यतः क्या हुआ है कि हमारे जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकल्पिक विषय समाप्त किए और सबके कॉमन विषय, और जो कॉमन विषय सबके रखे उनमें वो कोशिश ये की गई है कि सभी का प्रतिशत हो उसमें। उसमें मानविकी का जो ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं उन विषयों का भी प्रतिशत हो अलग अलग। उनमें जो विज्ञान है, साइंस के जो विषय हैं उनका भी प्रतिशत हो, जनरल नॉलेज का प्रतिशत है, और दूसरे जो अन्य जो विषय हैं उनका भी प्रतिशत होता है। तो वो एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है कि सभी जो उम्मीदवार हैं उनको सब विषय का थोड़ा थोड़ा उसमें वो रहता है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि इसमें इंजीनियरिंग का ज़्यादा आ गया या विज्ञान का ज़्यादा आ गया या मानविकी का ज़्यादा आ गया। तो लोक सेवा आयोग ये कोशिश करते हैं कि वो सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। तो वो जो कठिन पड़ता है, विषय जो कठिन पढ़ते हैं वो सभी के लिए पढ़ते हैं, और आसान पढ़ते हैं तो सभी के लिए पढ़ते हैं। ऐसी कोई उसमें वो बात नहीं है। पहले अभी संघ लोक सेवा आयोग में अवश्य एक वैकल्पिक विषय होता है जो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी ये नहीं है वैकल्पिक, सबके कॉमन विषय हैं। भाई साहब, आज का ये जो टाइम है इसमें विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा मटेरियल चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। तो हम कैसे चूज़ करें कि हमारे पास जो मटेरियल है वो क्वालिटी मटेरियल है, या हमें अभी अपने मटेरियल में कुछ अपडेट करना चाहिए? तो इनके लिए क्या क्या हमें अपनी बातों को ध्यान रखना चाहिए? इनके लिए जैसा मैंने बताया कि जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उनसे संपर्क करना ज़रूरी है। कोचिंग क्लासों में भी ये जानकारी मिलती है और ऑनलाइन भी जानकारी मिलती है, सब तरह की जानकारी मिलती है। तो जो पूर्व के जो छात्र हैं, जो जैसे सर्वोच्च पदों पे गए, आईएएस में चयनित हुए, आईपीएस में चयनित हुए, या राज्य में डिप्टी कलेक्टर या और उसके समकक्ष पदों पर चयनित हुए, ऐसे बच्चों से, ऐसे उम्मीदवारों से यदि संपर्क रखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी अच्छी पुस्तकों की हमें जानकारी मिलेगी। उनको एकत्रित करके हम या बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। और भी दूसरे ऑनलाइन भी उसके रास्ते हैं, और भी दूसरे रास्ते, जैसा मैंने बताया कि कोशिश ये करें कि अच्छे प्रतिष्ठित और अच्छे लेखकों की पुस्तक अगर आप खरीदेंगे या नोट्स खरीदेंगे तो वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा लगता है मुझे। भाई साहब, जैसे करियर तो हमने चूज़ कर लिया, अब हमारा लक्ष्य भी निश्चित हो गया कि अब हमें करना ये है। लेकिन जब भी विद्यार्थी जो है अपनी सिलेबस को तैयारी करते जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको मेमोराइज करना टफ हो जाता है। तो किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, जीके को लॉन्ग टर्म तक याद कर सकें? क्या इनकी कोई सरल पद्धति हो सकती है? जो सिलेबस है
वो विज्ञापन के साथ ही घोषित होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है, वो तो शुरू से वही तो उतना ही रहता है जितना है। सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एकाग्र होना पड़ेगा। सिलेबस के अनुसार ही बच्चों को जो उम्मीदवार हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी। और जनरल नॉलेज के लिए तो हमें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा अच्छी पुस्तकें पढ़ना, जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ना और आपस में डिस्कशन करना, आपस में चर्चा करना। सामान्यतः ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं उनका संपर्क उस दौरान उन्हीं बच्चों से ज़्यादा रहे तो अच्छा है जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो आपसी में क्या होता है, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो चर्चा में वही विषय आते हैं, और जब चर्चा में वो विषय आते हैं तो वो याद रह जाते हैं। जैसे दिल्ली में यूपीएससी की जो तैयारी करते बच्चे, तो वो अलग अलग कोचिंग में जाते हैं, लेकिन एक साथ हॉस्टल में रहते हैं, एक साथ कमरे में किराए से रहते हैं पार्टनर बन के। तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो सब एक एक साथ प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं। तो वो आपस में जो चर्चा करते हैं, वो जब बताते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में ये आया, सबसे बड़ा पुल ये बना, ये टनल बनी, इतना ऊंचा ये हुआ, तो वो चीज़ें याद रह जाती है। तो परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान कोशिश ये कर की जाए कि उम्मीदवार अपने साथ अपना सर्कल, अपने मित्र उन्हीं को रखें जो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके साथ बैठ रहे हों। और संपर्क तो जो सफल हुए उनसे तो रखना जरूरी है, क्योंकि वो कई बार आपकी अगर कोई समस्या है तो वो उसका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि वो समस्या उनके समक्ष भी आई थी। तो उन्होंने कैसे निराकरण किया, वो मार्गदर्शन वो बताते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद और उपयोगी होता है। भाई साहब, पहले के टाइम पे हम फुल्ली डिपेंडेंट होते थे बुक्स पर या फिर किसी कोचिंग संस्थानों पर, लेकिन आज के टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो क्या ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपयोगी हैं, या किस तरीके के हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चयन करना चाहिए? आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ऑनलाइन अभी अनिवार्य रूप से है ये एक तरीके का। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत उपयोगी है। उसमें हमें बहुत सारा साहित्य, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स, उनकी पुस्तकों की जानकारी मिलती है, और उसके अनुसार हम चयन करके ऑनलाइन उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है समय की मांग है, और आगे जाके जो अभी हमारी परीक्षा मैनुअल हो रही है वो भी ऑनलाइन हो सकती है। तो ऑनलाइन तो सब करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि अभी भी कई लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन परीक्षा शुरू कर दी है, और जिन्होंने नहीं की है वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे पीछे ऑनलाइन परीक्षाओं का ही युग आने वाला है, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तैयारी करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना, और उसमें अपने जो अच्छे नोट्स से अच्छी पुस्तकें उनकी खोजबीन करके हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। भाई साहब की जानकारी के हिसाब से हम मध्य प्रदेश या फिर यूपीएससी के प्री और मेंस की तैयारी को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ साथ अब हम एमपीपीएससी परीक्षा में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हाँ, इंटरव्यू का भी अपना महत्व है, क्योंकि जब इसके परिणाम आते हैं प्रतियोगी परीक्षा के, तो जो मेरिट मेरिट बनती है तो उसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू परीक्षा, उनका उनका योग जो जोड़ के उसके परिणाम घोषित किए जाते हैं। इसलिए इंटरव्यू की तो महत्व है ही, बल्कि मुझे लगता है कि काम जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें एक एक नंबर से 7 7 8 8 10 10 बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, प्रतियोगी रहते हैं। तो इंटरव्यू का महत्व ऐसे समय बहुत अधिक उपयोगी होता है लिखित परीक्षा के अलावा। उसमें जब इंटरव्यू में अगर अच्छे अंक आते हैं तो इंटरव्यू में उसको लिखित में मिला के वो अच्छे अंक वाले, अगर लिखित में ज़्यादा है और किसी उम्मीदवार के, लेकिन इंटरव्यू में कम है, तो दूसरा उम्मीदवार जिसके लिखित में कम है और इंटरव्यू में ज़्यादा, तो कभी कभी उससे आगे भी हो जाता है। इसलिए इंटरव्यू का अपना महत्व है। अब इंटरव्यू की जो उसकी जो तैयारी है
वो कोई ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करता है वो कहीं से भी प्रश्न कर सकते हैं और कहीं से भी पूछ सकते हैं। वो उनके स्थानीय जिले से लेके, उनके परिवार से लेके विश्व तक के विषय में वो चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू है उसका महत्व तो प्रतियोगी परीक्षा में रहता ही है। और जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस पर खूब ध्यान देना चाहिए। रोज़ का न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उससे काफ़ी इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी हो जाती है। वो बहुत सहायक होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सहायक होता है। भाई साहब, परीक्षा में सफलता के लिए स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान कैसे रखना चाहिए? देखिए, मानसिक स्थिति तो हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठते हैं उनको आत्मविश्वास होना चाहिए। उनको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस परीक्षा में ज़रूर पास होऊंगा। ठीक है, ये अगर आत्मविश्वास नहीं है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। वो परीक्षा में बैठने, परीक्षा में प्रवेश लेने का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूती जरूर होना चाहिए कि मैं जो परीक्षा दे रहा हूँ मैं उसमें सफल जरूर होऊंगा। और स्वास्थ्य का ध्यान तो हमेशा ही देना चाहिए, लेकिन उन दिनों अधिक देना चाहिए। ये होता है कि आपने 2 साल खूब तैयारी की, कोचिंग भी की, ट्यूशन भी की, घर भी पढ़ाई की, और पता चला कि दुर्भाग्य से इंटरव्यू वाले दिन किसी कारण या तो बीमार बहुत हो गए, जाने की स्थिति में नहीं है, या कोई दुर्घटना हो गई, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया या पैर टूट गया या अस्पताल चले गए, या ऐसी कुछ घटना हो गई। इसलिए उन दिनों स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना, ये तो एक खैर योग की नसीब की बात होती है। लेकिन फिर भी हम जितना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, मलेरिया से बचना, अन्य सावधानी रखना, जोखिम भरे काम नहीं करना, ये जो चीज़ें हैं इनका इनका अगर ध्यान रखेंगे तो मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और दूसरा, परीक्षा में जो आपकी अपेक्षा रहती है उसके अनुकूल आपका कार्य भी पूरा होगा। बहुत ही बढ़िया बात बताई भाई साहब ने कि हमें सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे ही आप अगर ये सोचते हैं तो आधे सफल तो आप उसी समय हो जाते हैं, और जो आधी सफलता है वो आप एग्ज़ाम देने के बाद होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए और अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्या होता है भाई साहब कि हम कोई भी एग्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन हर बार हमारी गाड़ी उसी उतने ही मार्क्स में आकर के रुक जाती है कि इस बार मैंने सोचा कि मेरे इतने आएंगे, फिर एक स्टॉप लग गया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर दिया, फिर एक स्टॉप लग गया। तो हम अपने स्कोर को कैसे बढ़ाएं? स्कोर को, अंकों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मेहनत तो खैर बढ़ानी ही पड़ती है। दूसरा ये है कि लिखते समय भाषा जो है, कई बार क्या होता है कि हम लिख तो बहुत रहे हैं लेकिन भाषा, वर्तनी त्रुटियाँ, ये सब भी परीक्षक उस पर ध्यान देते हैं। तो इन पर ध्यान रख के हम उसको, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा के टाइम अन्य जो दूसरी सावधानियाँ, जैसे जो प्रश्न आपको बहुत आसान है, जल्दी आता है, उसको पहले लिखना। जो प्रश्न कठिन है, जिसको पूरा नहीं आता, उसको देर से करना। तो इस तरीके से मैनेज करना। और पिछली परीक्षा में कितने अंक आए थे आपके और अब कितने बढ़ाना है, इनकी एक नीति बना के आप अपने अध्ययन के घंटे भी उसमें बढ़ा सकते हैं। और लिखते समय अगर आप प्रश्न याद कर रहे हैं तो लिख के भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको अंक बढ़ाने में अंत में फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप लिख लिख के याद करते हैं, समय तो लगता है, लेकिन वो परीक्षा देते समय, लेखन के समय बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। वैसे सफलता पाने का कोई शॉर्टकट मंत्र तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक एक ट्रिक की बात करें या कोई एक शॉर्टकट की बात करें या एक कोई मंत्र जैसे हम जनरली बोल देते हैं, तो क्या हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो कठोर, जो मेहनत है, कड़ी पर मेहनत, मेहनत के अलावा कोई बहुत ज़्यादा कोई शॉर्टकट मंत्र नहीं होता है। अंततः हमें अपनी जो अध्ययन की मेहनत है और श्रम है वो अधिक करना चाहिए।
बच्चों को उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना अधिक पढ़ते हैं, कितनी देर पढ़ते हैं, कितनी अधिक मेहनत करते हैं। तो कठोर जो श्रम है, कड़ी मेहनत है, उसका कोई विकल्प नहीं। अंततः वही काम आता है जो आप अध्ययन करेंगे, उसी से आपको सफलता मिलेगी। दूसरा ये कि असफल होने से घबराना नहीं, बस असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप असफल होंगे तो ही सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सामान्यतः ये होता है कि जैसे मध्य प्रदेश में 3.5-4 लाख बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और 500 पद होते हैं। 500 पद में फिर वो मेंस परीक्षा में कुछ 10-12 हज़ार बच्चे चयन होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में फिर 1500 बच्चे चयन होते हैं और अंततः 500 बच्चों को नौकरी मिलती है। तो जैसे मान लीजिए कि 4 लाख बच्चे उसमें अपीयर हुए प्रीलिम्स में, तो अब ये देख लीजिए कि 4,99,500 बच्चे फेल हुए, असफल हुए। तो इसमें असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान रखना चाहिए कि असफलता चलती रहती है, लेकिन आपको उसके कारण दूर करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, दूर करना चाहिए और अपना अध्ययन बढ़ाना चाहिए। यही इसके कारण ही आपको सफलता मिले। भाई साहब, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एक टारगेट कितना तक अचीव कर सकते कि हाँ, मैं इस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 6 महीने, 1 साल या इतने टाइम में हम इस चीज़ में सफल हो सकता हूँ, तो इसका कोई मेज़रमेंट हम बता सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ही जब तक आप सफल नहीं होते हैं, जब तक आपको रोज ही 12 महीने ही पढ़ना चाहिए। जो बच्चे उसमें बैठते हैं उनको ऐसे विशेष उसकी आवश्यकता नहीं है। जब तक वो सफल नहीं होते हैं, जब तक वो लगातार निरंतर पढ़ते रहें, तो ही वो उनको सफलता मिलेगी। इन परीक्षाओं में साक्षात्कार के लिए भाई साहब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें ये देखना है हमें कि साक्षात्कार में विद्यार्थियों को जो अपना प्रेजेंटेशन है, क्योंकि क्या होता है कि लिखित परीक्षा तो उनके जो ज्ञान की परीक्षा है वो तो 3-3 घंटे की 2 बार हो चुकी, फिल्म्स हो चुका, मेंस हो चुका। तो साक्षात्कार 15-20-25 मिनट का होता है। उसमें आपका प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण रहता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी जो शारीरिक भाषा है, वो जो है देह भाषा, उसका आपको ध्यान रखना। आपका शिष्टाचार जो है उसका ध्यान रखना। आपको अपने तौर तरीके, बैठने उठने, बात करने के, सुनने के तरीके, जवाब देने के तरीके, इन सब पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो साक्षात्कार में आप अन्य छात्रों से, अन्य उम्मीदवारों से लीड ले सकते हैं। ये ऐसे तरीके हैं जो साक्षात्कार में आपको दूसरे से अलग प्रभावी रूप से बना सकते हैं। जैसे आपका शिष्टाचार जो मैंने बताया है, और आपका बात करने का तरीका, आपका जो देह भाषा, ये सब, आपका आत्मविश्वास, ये सब, और सहजता सबसे अच्छा गुण है। अगर आप किसी भी साक्षात्कार में सहज हैं और सहज होकर जवाब दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका फायदा जरूर मिलता है। भाई साहब, आप एमपीपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, तो आपने कई साक्षात्कार लिए हुए हैं, तो आपका कोई रोचक प्रसंग जो आप शेयर करना चाहते हैं हम लोगों के साथ? जी, बहुत सारे ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग आते हैं जिसमें बच्चों के साथ हम चर्चा करते हैं, और कोशिश ये रहती कि उनको हम थोड़ा रिलैक्स कर दें, उनको सहज कर दें, क्योंकि सहज रूप से वो अपना ज्ञान जो उन्होंने पढ़ा बताने में उनको सुविधा होती है। तो हम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से फुचकार के और बात करते हैं। एक मेरा इस विषय में एक अनुभव ऐसा था कि हम 4 लोग इंटरव्यू कर साक्षात्कार ले रहे थे बच्चे का। उसमें एक बड़े आदमी थे बहुत, और वो हमारे साथ थे। तो हमने ये तय किया था कि भाई शुरुआत वो करेंगे। काफ़ी माननीय वो न्यायमूर्ति थे उच्च न्यायालय के। तो उनसे हमने सम्मान के लिए उन्होंने शुरू किया। तो जब उन्होंने शुरू किया तो
बच्चे उससे घबराए और बता नहीं पा रहे थे। तो ऐसे 2 बच्चे उसमें से उन्होंने शुरू किया। बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आप शुरू करो, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ बच्चों की तैयारियाँ कम है, नॉलेज कम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जब मैंने जो बच्चे आए उनसे बात शुरू की, तो पहले मैंने उनसे ये पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा झाबुआ से आए हैं। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं, छोटी सी ज़मीन है उसमें खेती करते हैं। अच्छा अच्छा, कैसे आए? ट्रेन से आए, बस से आए? बोले बस से आए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे करके मैंने 2-3 प्रश्न, आपके यहाँ के कलेक्टर साहब कौन है, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे 2-3 आसान प्रश्न पूछे, और उसके बाद वो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते गए। तो बाद में उनका अनुभव ये रहा कि जब आप पूछते हो तो ये सहज होके जवाब देते हैं, और जब हम पूछते हैं तो ये बोले कि ठीक से बता नहीं पाते। तो हमें ये पता है कि जो सिविल सेवा होती है, राज्य प्रशासनिक सेवा, इसमें जो बैठने का उत्साह और जो रुचि है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहुत होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जो सेवाएं हैं उनके प्रति आकर्षण होता है। दूसरा, यूनिफॉर्म के भी आकर्षण होते हैं, जैसे पुलिस है, डीएसपी है, टीआई है। तो ऐसे आकर्षण काम करते हैं, इसलिए वो लोग बैठते हैं। और कई लोग इतने ग्रामीण क्षेत्रों के, आंतरिक क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के, वहाँ ट्रेन नहीं है, कईयों के शहर में, गांव में अस्पताल ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर सिविल सेवा में आते हैं। तो हम उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति भांपते हैं, और उनको उन्हीं के अनुसार उनको सहज करके उनसे बात करते हैं, और उनके अंदर का जो उन्होंने अध्ययन किया ज्ञान है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारा ये ऐसे अनुभव उसमें बहुत हुए हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा, उनको बच्चों को भी अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता है। एक अनुभव हमारा और है, जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की थी। एक बच्चे को हमने देखा कि वो हथकड़ी डाल के इंटरव्यू देने आया था, तो हमको भी बड़ा ऐसा लगा और ख़राब भी लगा कि बेचारा हथकड़ी डाल के इंटरव्यू देने आया। तो इंटरव्यू उसका बहुत अच्छा हुआ, बातचीत हुई, पुलिस साथ में थी, पुलिस बाहर बैठ गई थी, वो अकेले ही आया था। पता चला था कि उनका कुछ परिवार में दहेज के केस का कुछ केस है, प्रकरण है। तो जब इंटरव्यू के टाइम, जैसे अपन ने चर्चा की थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बीमारियों से बचना, जोखिम भरे काम नहीं करना, और भी बहुत सारी चीज़ों से बच के रहना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो पूरे 2 साल, 3 साल, 4 साल की मेहनत आप अगर जा ही नहीं पाएंगे तो वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भाग्य की भी होती है, दुर्घटना हो गई तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन फिर भी जहाँ तक अपनी जानकारी है, कोशिश है, तो उम्मीदवार को चाहिए कि वो इंटरव्यू के लिए अन्य चीज़ों से बच के चले, अन्य जोखिम भरे कामों से, बीमारियों से दूर रहने की कोशिश करें। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। भाई साहब, जो पीएससी है उसमें कई बार हमारे विद्या भारती या सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका साक्षात्कार कैसा होता है? हमें जब साक्षात्कार लेते हैं तो बच्चों के स्कूल का और कॉलेज का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े, ये पता भी नहीं रहता। लेकिन जो बच्चे जब बैठते हैं, जब वो बात करते हैं, और जैसे साक्षात्कार कक्ष में कुछ तस्वीरें होती है, हम कभी कभी साक्षात्कार में पूछते हैं ये तस्वीर किन की है, ये तस्वीर क्या है। तो जो सरस्वती शिशु मंदिर के जो बच्चे होते हैं, एक तो उनके संस्कारों का, उनके बातचीत करने, उठने बैठने से भी पता चलता है, और वो बड़े सम्मान के साथ तस्वीर देख के बताते, विवेकानंद जी की तस्वीर है, विवेकानंद जी कौन थे, फिर उनके वो जीवन के बारे में बताते हैं। ऐसे जो है, इस तरीके से थोड़ा सा एक, उन बच्चों का हमें नहीं पता रहता है कि ये बच्चे विद्या भारती या सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं। लेकिन हम उनका मूल्यांकन उनके जो तौर तरीके, जो संस्कार है, जो उनके बातचीत करने का ढंग है, जो उनके उच्चारण है, जो हिंदी शब्द वो
बहुत अच्छे मातृभाषा के शब्द उनके बहुत अच्छे उनके मुख से जब हम सुनते हैं तो उस ढंग से हम प्रभावित होकर उनका मूल्यांकन करते हैं। तो वो बाद में पता चलता है कि वो मेरिट में आए या वो भी सफल हुए, तब तक हमें पता नहीं चलता है कि कौन बच्चा किस स्कूल का, हालांकि रिकॉर्ड रहता है लेकिन वो हम सामान्यतः देखते नहीं है। सामान्यतः उसमें समय का, इंटरव्यू में 15 या 20 मिनट का समय होता है, तो उसमें केवल बच्चा जो बैठता है उस उम्मीदवार से बातचीत करते हैं और उसके बातचीत के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो देखने में यह आया है कि और भी बहुत सारी तस्वीरें उसमें होती है। दूसरा ये होता है कि जैसे हमने उनसे पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए, तो कई बार बच्चे बताते नरेंद्र मोदी जी, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे जो है माननीय शब्द लगाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र दामोदर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे जो है पता चलता है कि ये बच्चे जो है अपने पूर्वजों का या अपने सम्मानीय लोगों का या अपने वरिष्ठ लोगों का सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें से फर्क भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन वो ये पता नहीं रहता है कि ये सरस्वती शिशु मंदिर के हैं या विद्या भारती के। बस ये पता चलता है कि इन्होंने बहुत ही सम्मानजनक और संस्कार के साथ उत्तर दिए, तो वो हम प्रभावित हो गए और उनका मूल्यांकन उसी ढंग से करते हैं। भाई साहब, आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा यहाँ आप लोगों ने याद किया और आपसे चर्चा हुई। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो प्रतियोगी परीक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, जो कि आज का एक मुख्य केंद्र भी है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए जो उम्मीदवार है उनको जिस संस्था में वो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे उस संस्था के प्रति विश्वास होना चाहिए। जैसे लोक सेवा आयोग में बैठ रहे हैं तो लोक सेवा आयोग के प्रति पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था ऐसी है जो अंग्रेजों के टाइम से चल रही है और आज तक कभी उनमें कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग में भी अभी तक कोई पर्चा आउट नहीं हुआ। और तो जब संस्था के प्रति हमारे मन में विश्वास होगा, बच्चों के मन में, उम्मीदवारों के मन में विश्वास होगा, तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जबकि क्या होता है कि अन्य कई प्रकार की जो चर्चाएं होती रहती है और ख़ास करके जो असफल हुए उम्मीदवार हैं वो ठीक से नहीं बताते। तो जो सफल होने वाले उम्मीदवार हैं उनसे आप पूछें कि आपने ये परीक्षा दी थी, आप सफल हुए, इसमें क्या क्या हुआ, तो वो सब बताते हैं कि हम इस तरीके से सफल हुए। तो जो संस्थाएं, जो आयोग, उनके प्रति विश्वास और अपने प्रति आत्मविश्वास, ये दो चीज़ जो है, मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन ये दो चीज़ बहुत अनिवार्य है। अगर आपको किसी आयोग या किसी संस्था जिसमें आप परीक्षा दे रहे हैं उसके प्रति आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप अधूरे मन से परीक्षा देंगे। और यदि आप में अपने आप में आत्मविश्वास नहीं है कि मैं ये पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, तो भी परीक्षा देने का महत्व कम हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये संस्थाएं बहुत अच्छी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, बच्चों को अपनी मेहनत बढ़ा के, अपना अध्ययन बढ़ा के, अच्छी अच्छी पुस्तकें और अच्छी पढ़ाई करके इन संस्थाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रवेश लेना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। ये दो बातें मैं ज़रूर यही कहूँगा कि एक तो संस्थाओं के प्रति विश्वास और अपने प्रति आत्मविश्वास होना जरूरी है। भाई साहब, आप आईसीटी केंद्र में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया, यहाँ बुलाया और चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।